हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं नियत या जिसको अपन बोलेंगे स्थिर अक्ष ध्रुव घूर्णी के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए। ठीक है ना। तो ये हेडिंग है हमारी, है ना। यहाँ पर ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, उसको आप लिख लेना। वही हेडिंग है क्या, नियत स्थिर अक्ष ध्रुव घूर्णी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो दृढ़ घूर्णी के जो दो प्रकार होते हैं मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो उस ध्रुव घूर्णी में जो दो प्रकार में से एक प्रकार कौन सा होता है, नियत अक्ष ध्रुव घूर्णी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, है ना। उसके बारे में है। तो सबसे पहले अपने को ध्रुव घूर्णी के बारे में समझना होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था ध्रुव घूर्णी क्या होता है कि दो जो द्रव्यमान है m1 और m2, है ना, ऐसे दो द्रव्यमानों का निकाय जो कि परस्पर कैसे एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो कि एक नियत एक जो अक्ष होती है जिसको अपन बोलते हैं घूर्णन अक्ष, ये लंबवत अक्ष प्रमेय के अनुसार भी जिसको अपन सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली जो अक्ष है जिसको अपन बोलेंगे घूर्णन अक्ष। तो इस घूर्णन अक्ष के परितः क्या करता है, घूर्णन करता है। इस टाइप से कैसे घूर्णन करेगा, ये इस प्रकार से ऐसे घूर्णन करते रहेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष के परितः यदि ये द्रव्यमान क्या करता है, दोनों द्रव्यमान यदि क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, ध्रुव घूर्णी बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ध्रुव घूर्णी, जो कि एक नियत अक्ष के परितः क्या करता है, घूर्णन करता है ना। तो ये अपन ने देखा था क्या, ध्रुव घूर्णी के लिए। तो यहाँ पर ये जो अक्ष दिख रही है आपको, घूर्णन अक्ष, इस घूर्णन अक्ष को हम स्थिर भी रख सकते हैं और इस घूर्णन अक्ष को हम स्वतंत्र भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये जो अक्ष है हमारी घूर्णन अक्ष, जिसको सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली अक्ष है, जिसके परितः वो दोनों द्रव्यमान घूम रहे हैं, यदि उनको नियत रखा जाए, मतलब एक स्थिर रखा जाए, तो उसको हम कहेंगे नियत या जिसको बोलेंगे स्थिर अक्ष ध्रुव घूर्णी बोलेंगे, है ना। और यदि ये द्रव्यमान यदि घूम रहा है और उसके साथ साथ में ये अक्ष भी यदि घूम रही है ना, तो उसको अपन बोलेंगे स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णी। क्यों, क्योंकि अक्ष जो भी है वो क्या है, स्वतंत्र है घूमने के लिए, किसके साथ में, उन दोनों द्रव्यमान पिंड के साथ में। ठीक है, क्लियर। तो ये दो प्रकार हो जाएंगे, है ना। मतलब ध्रुव घूर्णी क्या है, दो द्रव्यमानों के ऐसा निकाय जो कि परस्पर क्या है, एक दूसरे से आर एक स्थिर दूरी पर स्थित है ना, आर दूरी पर स्थित है, जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली घूर्णन अक्ष के परितः क्या होता है, घूर्णन करता है, वो ध्रुव घूर्णी कहलाता है। अब यदि ये जो लंबवत अक्ष, ये जो दिख रही है आपको लंबवत अक्ष जिसको अपन घूर्णन अक्ष बोलेंगे, ये यदि स्थिर होती है तो उसको बोलेंगे नियत या स्थिर अक्ष ध्रुव घूर्णी। और यदि ये अक्ष भी उस द्रव्यमानों के साथ में घूमती जाती है तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णी। ठीक है ना। तो एक मैं आपको उदाहरण भी बता देता हूँ जो नियत या स्थिर अक्ष ध्रुव घूर्णी के बारे में। ये आप लोगों ने फ़ैन देखा होगा, ठीक है, क्या देखा है आप लोगों ने, फ़ैन देखा है। ठीक है, ये फ़ैन के इस टाइप से पंखे रहेंगे। ठीक है, ये पंखा है और ये उसकी क्या है, अक्ष है। ठीक है, तो ये पंखे के ये यहाँ पर एक द्रव्यमान लगा रहेगा, यहाँ पर एक द्रव्यमान लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक द्रव्यमान लगा रहेगा। ये तो घूमते हैं, लेकिन ये जो अक्षर जो रहती है, ये वाली अक्ष है, ये कैसी रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, ये अक्षर जो रहती है, लाल वाला जो अपने शो किया है, वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थिर या नियत अक्ष ध्रुव घूर्णी बोलेंगे। अब इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये इधर देखो, है ना, कितना नियत अक्ष ध्रुव घूर्णी, है ना। ठीक है, 90 डिग्री है यहाँ पर, कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री है ना। तो इसी के लिए अपने को देखना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, जिसको अपन स्थिर अक्ष ध्रुव घूर्णी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, तो क्या है यहाँ पर, वह ध्रुव घूर्णी जिसकी घूर्णन अक्ष कैसी होती है, नियत रहती है ना। जो द्रव्यमान अक्ष से होकर जाने वाली, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली जो अक्ष होती है वो कैसी होती है, नियत रहती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियत अक्ष ध्रुव घूर्णी बोलते हैं, है ना। और इसकी दशा में थीटा इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो हमको ये
व्यंजक पता है क्या, 1 अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन में डेल थीटा, प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर कितना साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर, प्लस 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर और साई, है ना। ये ध्रुव जो घूर्णी होता है उसके लिए ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण को शो करता है, या सॉरी श्रोडिंगर तरंग समीकरण नहीं, ये उसका समतल ध्रुवीय निर्देशांक में ये समीकरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, साई के रूप में। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना रखना है अपने को, नियत अक्ष के लिए 90 डिग्री रखना है, तो यहाँ पर उस समीकरण में रखना है, इस थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिया, ठीक है। यहाँ पर इस थीटा पर क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया, ओके। यहाँ पर इस थीटा पर क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा पद जैसा का वैसे, क्लियर। तो 1 अपॉन में साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी वैल्यू आती है, 1, है ना। ये कितनी वैल्यू आ गई, 1। यहाँ पर भी ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये पूरी वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये डेल अपॉन में डेल थीटा इंटू डेल साई अपॉन में डेल थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल थीटा का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना, 1 अपॉन में साइन 90 डिग्री का स्क्वायर, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में ये वाली वैल्यू, डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना, डेल फाई का स्क्वायर, प्लस कितना 2i अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर इंटू साई बराबर कितना 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, ए हो गया, है ना। अब चूंकि ध्रुव घूर्णी जो है वो क्या है, नियत अक्ष ध्रुव घूर्णी है, अतः साई का जो मान होगा, मतलब जो दूरी जो होगी वह थीटा पर निर्भर नहीं करेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर अपन ने किस पर निर्भर किया है, यहाँ समीकरण ए में देख रहे हैं कि ये थीटा पर निर्भर कर रही है, क्या साई का मान नहीं कर रहा है, केवल ये फाई पर निर्भर कर रहा है ना। तो यहाँ पर ध्रुव घूर्णी यदि नियत अक्ष ध्रुव घूर्णी है तो थीटा पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल थीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0 हो जाएगी। उसका जो परिवर्तन करेंगे डबल तो समीकरण ए से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर, मतलब यहाँ से कहाँ से ले रहे अपन, इस समीकरण से ले रहे हैं ना। इस समीकरण में डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर, इसको कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल थीटा का स्क्वायर क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी, कितना, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर प्लस 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर साई इक्वल टू कितना, 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण जो बी है वो क्या है, नियत अक्ष ध्रुव घूर्णी के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है ना, ठीक है। अब उपरोक्त समीकरण का हल जो होगा वो फाई केवल कितना, साई जो है वो केवल क्या, फाई जिसको अपन बोलेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलेंगे, है ना, उस पर कोण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो साई जो दिख रहा है आपको, है ना, तो उपरोक्त समीकरण का जो हल है वो साई केवल किस पर, फाई या द्विगंशी कोण पर निर्भर करता है। इसलिए साई जो है वो फाई के फलन के रूप में लिखा हुआ है ना, फाई एम के फलन के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि फाई पर निर्भर करता है ना। उसका यदि हल है तो इसको साई की जगह अपन क्या लिखेंगे, फाई लिखते जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल कितना फाई का स्क्वायर प्लस कितना 2m ई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर, और ये कैपिटल फाई है ना, जिसको अपन कैपिटल फाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। तो साई की जगह अपने को कैपिटल फाई लिखना है, तो यहाँ पर साई की जगह क्या लिखा है, कैपिटल फाई, ये भी क्या है, कैपिटल फाई है। तो 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर, ये यहाँ से लिखा हुआ है अपन, क्या लिखा हुआ है, 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर, और ये साई की जगह क्या लिखा है, कैपिटल फाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर को अपन कितना मान लेते हैं, एम स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फलन कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर प्लस कितना एम स्क्वायर कितना, यहाँ पर कैपिटल फाई लिखना, क्या लिखना, कैपिटल फाई बराबर कितना, 0, है ना। तो यहाँ से एम स्क्वायर की जगह या 2i अपॉन में एच कट के स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है,
m² लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो किस प्रकार से होगा, उपरोक्त समीकरण सी का जो हल है वह हल होगा क्या, फाई m बराबर, है ना, मतलब ये जो उपरोक्त समीकरण सी जो है वो फाई के पद के रूप में है, किसके, फाई के पद के रूप में है। तो फाई m की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, e टू दी पावर कितना, आई एम फाई के रूप में, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो अपन संयोग में जो फलन निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, फाई m स्टार कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर कितना माइनस आई एम कितना फाई के रूप में, ठीक है। अब प्रसामान्यीकरण की शर्त से लगा देंगे। तो प्रसामान्यीकरण शर्त से क्या हो जाएगा, एक पूर्ण चक्र के लिए मतलब जीरो से कितना 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा, फाई m मतलब कैपिटल फाई, है ना, कैपिटल फाई m इंटू कितना, कैपिटल फाई m स्टार डी फाई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि साई इंटू साई स्टार इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, किसके लिए, प्रसामान्यीकरण शर्त से, ठीक है। तो यहाँ से पहले कैपिटल फाई m की वैल्यू रखेंगे कितना, ए टू द पावर आई एम फाई, है ना, स्मॉल फाई इंटू कितना, फिर फाई m स्टार की वैल्यू रखेंगे तो कितनी, ए टू द पावर माइनस आई एम फाई के रूप में, ठीक है, इंटू डी फाई बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। अब ए इंटू ए कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है। और e टू दी पावर आई एम फाई इंटू कितना, e टू दी पावर माइनस आई एम फाई, ये e टू दी पावर माइनस आई एम फाई जो है वो नीचे जाएगा, तो उससे ये e टू दी पावर आई एम फाई से नीचे जाकर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल a² बचेगा यहाँ पर, a² इंटू कितना, डी फाई बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। a² को बाहर निकाल के लो, 0 से 2 पाई किसका, डी फाई का समाकलन करेंगे इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। तो a² ये डी फाई का जब हम समाकलन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, फाई आएगी, 0 से 2 पाई लिमिट रखेंगे 1 इक्वल टू कितना, 1। तो पहले अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 पाई माइनस कितना, 0 बराबर कितना, 1, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, a² 2 पाई इक्वल टू कितना, 1। तो a² इक्वल टू कितना, 1/2 पाई, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 पाई, ठीक है। इसी a की वैल्यू हमको जो है वो कहाँ रखना है, फाई m के जगह रखना है ना, ठीक है। तो इसका हल आ जाएगा, है ना। तो a की जगह क्या रखेंगे, 1/√2 पाई, तो फाई m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2 पाई ई टू दी पावर आई एम फाई, जहाँ पर m जो है वह 0 1 है ना, +-1 है, +-2 ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि के लिए क्या है, पूरा क्वेश्चंस है। नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि क्या होता है कि ऐसी ध्रुव घूर्णि जिसकी अक्ष जो होती है वो नियत रहती है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और 90 डिग्री के लिए हमने जब मान निकाला था, है ना, यहाँ से रख के यहाँ पर, है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर पूरे के मान रखे थे, तो उस कंडीशन में ये निकल कर आया था अपना क्या, श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकल कर आया था, श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकल कर आया था, जिसका हल साई के रूप में लिखा था। और ये साई जो है वो फाई, कैपिटल फाई m के दिगंशीय कोण पर निर्भर करता है, जिसके लिए कोण के लिए एक फलन ले लिया था फाई m, और उसके लिए वैल्यू निकाली थी हमने कितनी, m² की वैल्यू निकाली थी, जहाँ से फाई m जो है उसका हल है ना। तो ये हल क्या होता है, ए टू दी पावर आई एम फाई के रूप में है। फिर उसका संयुग्मी फलन निकाल कर उसका प्रसामान्यीकरण शर्त से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, फाई m की वैल्यू 1 में कितना, 1/√2 पाई ई टू दी पावर आई एम फाई के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से यह ऐसा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णि के लिए, है ना। अभी क्या देख लिया अपन ने, नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि के लिए, ठीक है। थैंक यू।